नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश कोरोना का कर्फ्यू और कोरोना का कहर। कोरोना को लेकर के लगातार यही बात कही जा रही है कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग चिकित्सकों में भी भरोसा करते हैं, कुछ ज्योतिषों में करते हैं, कुछ टैरो कार्ड में भी भरोसा करते हैं। तो आज हमने एक पहल की। हमारे साथ इस वक्त वो तीनों ही शख्सियत मौजूद हैं जो आप तक आपके जो जिज्ञासा है उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहित हैं, जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन हैं जयपुर शहर के। हिमानी जी हमारे साथ हैं जो टैरो कार्ड रीडर हैं। आचार्य पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना को लेकर के हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो जनता को यह भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पॉजिटिव सिम्टम आ भी गए थे वो ठीक हो ही नहीं सकता। ये जयपुर के चिकित्सकों ने इसे साबित भी कर दिया है, यूएनओ ने भी माना है। तो लेकिन फिर भी किस जगह में सावधान रहने की आवश्यकता है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या हम थर्ड स्टेज पे आ चुके हैं? नमस्कार सर। एक तो सबसे गलत अगर कोई धारणा मन में बनने की है वो ये है कि यदि कोरोना हो गया तो कोई आफत सी आ गई। यदि कोरोना हो गया तो न केवल 100% मोर्टेलिटी तो नहीं ही है, मगर व्हेन द डस्ट सेटल्स डाउन, जब सब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी तो हमें मिलेगा 0.2%। यानी 1000 में से 998 लोग सकुशल वापस आएंगे। 2 per 1000 मोर्टेलिटी इसकी मिलेगी। अभी चूंकि टेस्टिंग इनिशियल स्टेजेस पर है तो हमारी जो हमारे आंकड़े हैं वो थोड़े से हमें ज्यादा मिल रहे हैं, मगर जो अभी आंकड़े अवेलेबल हैं उनमें भी 60 से ऊपर यदि हम पॉपुलेशन को देखें तो उसमें थोड़े ज्यादा हैं, 15% के करीब है। मगर बाकी सब ग्रुप्स में जो सीरियस डिजीज की, जो सीरियस क्रिटिकल इलनेस की परसेंटेज है वो एक सामान्य तो किसी को भी नहीं कह सकते, मगर वो एक मैनेजेबल परसेंटेज है। दूसरी बात घबराने की, तो देखें घबराने से तो कुछ नहीं होता, मगर सावधानी तो बहुत जरूरी है रखनी। सबसे बड़ी बात है सावधानी क्या रखें, तो हाई रिस्क ग्रुप्स की मैंने बात करी। इसमें बुजुर्ग लोग तो सफर करते हैं, मगर जो बच्चे हैं वो कैरियर्स के रूप में सामने आए। कैरियर्स के रूप में यानी खुद एसिम्टोमेटिक रहेंगे, 100 के 100 ठीक हो जाएंगे, मगर वो बीमारी को फैलाने में, आगे बढ़ाने में थोड़ी सी रोल प्ले कर रहे हैं। सावधानी की सबसे बड़ी बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, यही एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ नहीं करना, केवल अपने घर रहना है, केवल दूसरों से जो भीड़ की जगह वहां नहीं जाना है। तो यदि आप इमरजेंसी सेवाओं से नहीं है तो आपको जितना हो सके भीड़ में निकलना, घर से बाहर निकलना, जिसकी पहली शुरुआत कल हम जन कर्फ्यू से करने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी अच्छी पहल है। ये एक साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश है। इसके अलावा यदि हम तो जुड़े हुए हैं, हमें अगर हम ही अपने हथियार डाल दें तो कैसे काम चलेगा। तो हमें अपनी पूरी तरह से दूसरों की रक्षा के साथ खुद का भी ध्यान रखना है। कैसे रखेंगे? देखें, बड़ी सिंपल बातें हैं। यदि हम अपने हाथ केवल साबुन और पानी से सामान्य रूप से धो रहे हैं तो हमें किसी सैनिटाइजर की जरूरत नहीं। लॉजिक ये कहता है कि सैनिटाइजर केवल तब यूज करना है जब हमें आसपास साबुन और पानी न मिले, जो बहुत बार होता है। इसके अलावा मास्क की जरूरत, अभी तक हम ये समझते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, या मैं मानता हूं कि जो पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है, उन्हें ही यूज करने की जरूरत है। इसके अलावा तो यदि मरीज यूज करे तो वो बहुत बेहतर है, या मरीज की केयर करने वाले का। सामान्य जनता में अभी मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत हम नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात, यदि हम मास्क लगा भी रहे हैं तो मास्क पहन के एकदम वो नहीं हो जाना कि भाई अब हम बिल्कुल फ्री हैं। यदि आप मास्क को बार बार हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ से वो मास्क भी इन्फेक्ट होने का खतरा है। तो केवल ये है, सिंपली अपने हाथ बार बार धोएं, एक सिंपल हाइजीन मेंटेन करें तो हम इससे बच सकते हैं। और यदि किसी उसमें आते भी हैं
तो सब चीज का इलाज संभव है, सब चीज डॉक्टर साहब, सेल्फ लिमिटिंग। एक लोग इसे क्या भी भ्रम माने या सच्चाई है कि हम थर्ड स्टेज की ओर बढ़ गए हैं या थर्ड स्टेज पे आ चुके हैं, क्या माना जाए इसे? मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सेकेंड स्टेज होती है लोकल स्प्रेड, यानी बाहर से जो मरीज आए, जो इसको लेके हैं, उनके परिवार में भी ये फैलना, उनके नजदीकी कॉन्टैक्ट में भी ये फैलना शुरू हुआ है। हम अभी उसी स्टेज में हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? देखें, हमारा आईसीएमआर है, ये आईसीएमआर हर हफ्ते 50 से 100 टेस्ट कर रहा है। इनके कर रहा है, रैंडम लोगों के कर रहा है, यानी 10 टेस्ट यहाँ से, 2 टेस्ट वहां से, 10 टेस्ट यहाँ से, जो रेस्पिरेटरी इलनेस के विभिन्न चिकित्सालयों में मरीज आ रहे हैं। इन मरीज तो ये, मगर ये सब मेडिकल बातें, इससे आम पब्लिक का कोई वो नहीं है सरोकार। केवल इतनी सी बात है कि अभी हम थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे, और यदि हम इसी तरह चलते रहे तो शायद बिल्कुल टाला जा बिल्कुल सके। जी। चलिए, मैं हिमानी जी के पास में जाना चाहूंगा। हिमानी जी, अ, हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना का भविष्य क्या है देश में। अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिन में जितनी बार भी हम लोगों ने अपने मेरे साथ में और भी रीडर्स जो काम कर रहे हैं, जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स पे हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगले 5-7 दिन के अंदर ये जहां है वहां पे स्थिति ठहरती हुई नजर आ रही है, कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। जी। चाहे उसको आप हमारी अवेयरनेस कह लीजिए, डेफिनेटली मेडिकल साइंस को हम हर ऐसी किसी एक्टिविटी के लिए या ऐसी सक्सेस के लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे, लेकिन अभी इस समय पे वो कहीं ना कहीं जाके ठहर जाएगा। जो तेजी से ग्रोथ रेट बढ़ी है, आज पेशेंट्स आप बता रहे हैं इजाफा हो रहा है, मुझे लगता है 4 से 5 दिन में ये चीजें कंट्रोल हो जानी चाहिए। जी, तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव संकेत हैं ये, और ये मान सकते हैं कि जो कुछ लापरवाही रही, कुछ भी हो, लेकिन अब हम उस आगे बढ़ रहे हैं कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी टैरो ये कह रहा है अभी। एग्जैक्टली, चारों यही कह रहा है। और अभी शायद अगर मैंने एक नोट अब डाला था कि 20 जी। मई को जब राहु अपने नक्षत्र को छोड़ के मृगशिरा में प्रवेश करेगा, तो डेफिनेटली राहु की जो प्रबलता देखने को, विश्व जो फैल रहा है वो राहु की प्रबलता की वजह से फैल रहा है। बृहस्पति केतु के साथ है, राहु की दृष्टि से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं वो उतनी मदद नहीं कर पा रहा। ऐसे में मंगल का फिर वापस शनि के साथ आना और अपनी उच्च अवस्था में चले जाना तब तक नहीं बेटर होगा जब तक 13 अप्रैल को सूर्य उच्च अवस्था में नहीं आ जाता। तो कुल मिला के 5-10 दिन की या ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन की लड़ाई है, इसके बाद स्थितियां काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएंगी। जी, पवन जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, कुछ स्थितियां कह सकते हैं? ऐसा कुछ लग रहा है कि हम ये कह सकें कि परिस्थितियां बनती रहती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और आपका ज्योतिष भी अंगगणित के आधार पे भी चलता है। कुछ हम जिस तरह की स्थितियां और हालात बनते हैं उनको देखते हैं, ग्रह गोचर इसमें कोई इनकार नहीं करता। लेकिन अभी अगर हम बात करें हिंदुस्तान में इसके ठहराव की, जैसे हिमानी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल स्थितियां थोड़ी बड़ी हैं लेकिन कंट्रोल होंगी और जल्द इसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। आपका ज्योतिष क्या कहता है? देखिए योगेन जी, ग्रह योग के अनुसार जब हम देखते हैं तो ये आरंभ कहां से हुआ? जब ये कोरोना वायरस चीन में आया था, तो जिस समय, जिस कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई और ये एक फैला, मतलब इसका विष जो फैला या लोगों में इसका जो होने लगा, एक दूसरा इस बैक्टीरिया के टच में आने लगा और ये रोग फैलने लगा, उस समय में हमारे पूरे विश्व में षष्ठ ग्रह योग का दुष्प्रभाव चल रहा था और कई ग्रहणों से पूरा विश्व जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में ये कोरोना वायरस का जन्म हुआ और ये चलने लगा। तो उस समय षष्ठ ग्रही योग, यानी हम बात करें दिसंबर की, 26 दिसंबर के आसपास का ये समय था, और उस समय में हमारे देश में जो ग्रहण था वो लगभग 9 साढ़े 10 बजे तक था मॉर्निंग में। तो ये तो सच है कि हमारी सीमाओं में इसका प्रवेश जो हुआ है और हमारे राष्ट्र पर इसका जो हमला एक तरीके से हम मानेंगे, तो ये हमारे देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि जिन ग्रहों के साथ में ये आया है, जब तक कोई ना कोई ग्रह दूसरा ग्रहण इसका भोग नहीं कर लेगा,
तब तक इसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन मध्य स्थिति पर है, बहुत ज्यादा घबराने के विषय नहीं है। लेकिन ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहस्थो व्याप्तम सर्वम त्रैलोक्यम से चराचरम। ये सुनिश्चित हो गया कि ग्रहों से कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नहीं बचा। अब इसमें हमें करना क्या है? देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा वायरस है, ऐसा जीवाणु, विषाणु जिसे हम ज्योतिष में कहते हैं, ये आ नहीं रहा है। मतलब ये देखिए, एक ऐसा स्वाइन फ्लू की तरह नहीं है कि हवा के माध्यम से आ गया। इसको हम बड़े प्यार से लेके आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा व्हाट्सएप पे भी जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाला वायरस है। मतलब कल्चर इसको तो हम बाकायदा बाई रेस्पेक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारी संस्कृति, अब हमें ये हमारे राष्ट्र पर देखिए एक तरीके की विपत्ति है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अगर हम इसको लाइटली लेते हैं तो भी चिंता का विषय, और गंभीर ले लेते हैं भाई, काल ब्याल मुखग्रास त्राश नरणाश हेतवे। हमारा शास्त्र कहता है कि काल ब्याल, काल रूपी सर्प के मुंह में सारा संसार बैठा है, मरना तो सुनिश्चित है। लेकिन अगर कोई ये कह दे, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने सजेस्ट किया है कि डॉक्टर साहब जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो 20% हमें रिलीफ मिल जाता है कि वो डॉक्टर साहब सामने हैं, हम ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया में राजस्थान के हमारे जो मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक चमत्कार किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और लोगों को, पेशेंटों को ठीक किया है, और हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। देखिए, आज भगवान के द्वार बंद हैं, भगवान के पट बंद हैं, हर हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, हर जो स्थान है, इष्ट स्थान है, वो बंद है। लेकिन आज अगर खुला है तो हॉस्पिटल खुला है। मतलब एक हमारी जो मेडिकल साइंस है, इसने पूरे विश्व में ये परचम लहराया है। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर में ही दिखाई देता है। मैं समस्त देशवासियों से ये अपील करूंगा जन टीवी के माध्यम से, क्योंकि समय समय पर जन टीवी ने एक अच्छी पहल की है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे हमारे राष्ट्र में किसी प्रकार का कुठाराघात हो। तो मैं ये निवेदन करूंगा समस्त देशवासियों से, समस्त विश्ववासियों से, समस्त विश्व के लोगों से कि देखिए, हमें संयम की आवश्यकता है। आपत्ति काले धैर्यम न त्यज्य, शास्त्र कहता है जब कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, तो धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और हमें करना क्या है? देखिए, हम नॉर्मली जो कार्य करते हैं वही हमें करना है। एक अपील हमारे मोदी जी ने भी की थी, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने भी की थी कि अब हम केवल 4 से 5 दिन बाजार में नहीं जाएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, गले नहीं लगेंगे, कम्युनिटी भीड़ में हम नहीं जाएंगे। सुनिश्चित है कि ये वायरस अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देखिए, अमेरिका, लंदन, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन इसको काबू में नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज हमारा जो भारत देश है, ये विश्व गुरु था, तो आज समस्त भारतीयों को एक अपने राष्ट्र के प्रति अपनी देशभक्ति दिखानी है, और कम से कम घर से बाहर निकलना है। बैक्टीरिया को आप लेके आओगे तो ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। योगेंद्र जी, हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, और सहज में हम ये सावधानी बरत सकते हैं। इतना और भरोसे को बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। वक्त थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वक्त दुनिया के सामने, भारत के सामने, राजस्थान के सामने स्थायी है। जरूर खत्म होगा ये दौर। आप बिल्कुल उसकी वजह आप ही रहेंगे, एक हिम्मत रखेंगे तो मुझे लगता है कि सब चीजों पे हम ये पार पा सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भयावह स्थिति का जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उस वक्त रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर लिया गया था, हम, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें डॉक्टर साहब कहा यह गया था कि विज्ञान निश्चित रूप से प्रकृति के लिए एक चुनौती भी है, और जितने आविष्कार हम करते हैं वो मानव जीवन के लिए थोड़े तकलीफ दे भी हो सकते हैं। तो ये भी एक हिस्सा उसी का मान सकते हैं जो वायरस बनाई है। देखें, किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मैं सोचता हूं हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। वायरस तो पुराना है, बहुत पुराना वायरस है। वही वायरस है जो कोरोना वायरस सामान्य रूप से जुकाम, खांसी, कॉमन कोल्ड पर हमेशा से करता है। इसमें कुछ म्यूटेशंस हुए, साल में नहीं वो कर पाऊंगा, सार्स का साल था 2012 के करीब की बात है शायद, सार्स आया, वो एक कोरोना वायरस था, वो तब नया था। उसके बाद एक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस आया सऊदी अरब में, वो भी एक कोरोना वायरस था। ये एक नया कोरोना वायरस आ रहा है। कहां से आ रहे हैं? हम ऐसा मानते हैं कि ये जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक वायरस जो अन्य स्पीशीज, अन्य जानवरों से हमारे बीच आए हैं। वो जानवर कौन है? रिसेंटली हम ये समझते हैं कि भाई बैट, चमगादड़ से ये शुरू हुआ, उसमें रहा करता है, और शायद सर्प या आर्मेडिलो, गॉड नोज व्हाट,
उससे ये ह्यूमंस में आ गया। अब सर्प और आर्मेडिलो और बैट, चमगादड़, हम तो इनके पास नहीं गए, मगर कहीं ना कहीं से तो ये आया ही है। और वो जहां से चला है, अब हम उसे भी दोष नहीं दें, हम अपनी समझ से और अपनी सुरक्षा से इसको ओवरकम करेंगे। मैं एक और जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पेपर्स के माध्यम से, हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से जो जानकारी मिली, एक दिन पहले की घटना है, को फॉरनर दिख गए, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव लोग पत्थर मारने लग गए। तो ये कुछ स्थितियां, क्या वास्तव में कोई व्यक्ति वहां से निकल के जा रहा है तो इसी से वो संक्रमण फैलता शुरू हो जाएगा? कतई नहीं। देखें, मेरी एक हाथ जोड़ के सबसे विनती है, जो व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है, सबसे पहले हमारे लिए वो बीमार है। सबसे पहले तो हमें उसकी, हो सकता है आप न कर पाए, मैं करूं, मैं न कर पाए, मैं न कर पाऊं, आप करें, मगर सबसे पहले तो भाई उसको भी देखभाल की जरूरत है। सरकार जो कर रही है वो केवल उसकी देखभाल के लिए ही तो कर रही है। कल को आज वो पॉजिटिव है, भगवान नहीं करे कल कोई और पॉजिटिव हो सकता है। सबसे पहले वो बीमार है, सबसे पहले उसको उसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसीलिए ये आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा, किसी प्रकार का पैनिक न फैलाएं। न केवल उसके पास जाने से कुछ नहीं होगा, अपने को उसको एक बड़ी वो विचित्र बात हुई कि मृत्यु हो गई और उसके बाद लोग उसके दूर रहे। देखिए, मृत शरीर कभी कोई बीमारियां नहीं फैलाता। अपने को अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास जो जाएगा वो एक अलग तरीके से जाएगा, और कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम 10 दिन बाद अपने आप पे ये वो करें कि देखें फला जगह ऐसा हो गया जो आप अभी कह रहे थे और उसको पत्थर ही मार दिए लोगों ने। तो भगवान ऐसी स्थिति न दिखाए। वो बीमार है, बीमार का इलाज करने की सब सुविधाएं, उससे बचाव के साथ इलाज करने की सुविधाएं, कृपया उनको ध्यान में रखें। किसी तरह का पैनिक न फैलाएं, न अफवाहों पर, झूठ पर, फेक न्यूज पर भगवान के लिए हमें ध्यान नहीं देना है। ये बड़ी विकट स्थिति है, मगर अपना संयम न खोएं, यही हमारी तो आपसे एक विनती रह सकती है। जी, चलिए मैं हिमानी जी के पास में जाना चाहूंगा। हिमानी जी, इसमें पर्टिकुलर जिन मुल्कों में, इटली हो, चाहे चाइना हो या फिर दूसरे मुल्क हो, जहां ये स्थितियां बिगड़ी हैं, हिंदुस्तान भी अब उसमें, हम लोग भी क्योंकि आ तो चुके, लगभग 300 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट मिल गए हैं, वहां स्थिति कुछ टैरो कह रहा है कि जहां से उद्गम स्थल इसको कहूं, जिससे जहां से वायरस निकल करके आया है, सह सम्मान, वहां की क्या पोजीशन है? कुछ हालात सुधरेंगे वहां पे? अगर मैं चाइना की ही स्पेसिफिकली बात करूं तो इस समय स्थितियां कंट्रोल में तो हैं, लेकिन ये वहां 100% खत्म नहीं हुआ है। अगर वहां की जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो उसको ऐसा ले रही है कि हमने इस पे जीत पा ली है, तो ये उनकी गलतफहमी है। इटली में अच्छा फ्लरिश होता हुआ फिर से दिख रहा है, इस पे कंट्रोल पाना थोड़ी सी दिक्कत वाली दिख रही है। कंपैरेटिवली अगर मैं भारत की स्थिति देख रही हूं तो इन दोनों देशों के कंपैरिजन में काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पे परिस्थितियां काफी हद तक इसको अपने नियंत्रण में ही रख लेंगी। जी, तो भारत के लिए थोड़ी बेहतर पोजीशन है। तो यहां एक मैं बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हर जो पद्धति होती है वो हमेशा कहती है सावधानी, आप लोग भी बताते हैं। कर्फ्यू जैसी स्थितियां हमारे यहाँ पे, जनता कर्फ्यू का जो जिक्र किया गया, अवेयरनेस के लिए किया गया, क्योंकि यह आप भी ये कह रही हैं, पवन जी भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये इसका नेचर, कार्ड भी ये कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस रखिए, सावधानी बरतिए, भीड़ में मत जाइए। तो कर्फ्यू जैसी स्थितियां, क्या माना जा सकता है कि हमें थोड़ा सिक्योर करने के लिए हेल्थ वाइज अभी जरूरी है कि इसे थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए? कुछ है स्थितियां इसे बढ़ाने की? बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस समय तो वाकई निराशाजनक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाया गया है, और वो कुछ समय तक 3, 4, 5 दिन ज्यादा से ज्यादा रहेगा। मगर मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी इस पे नियंत्रण पा लेंगे। ये कर्फ्यू मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता हुआ भारत में नजर नहीं आ रहा। जी, चलिए, तो हम एक अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं और अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप लोगों की अवेयरनेस जो हो रहा है वो रहा, इसे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन हम बेहतर स्थिति कैसे समाज को बचा सकते हैं, उस पोजीशन में ला सकते हैं जिससे हमारी रूटीन लाइफ जैसे चल रही थी हम वापस उसी पटरी पे आए। तो उसको लेकर के चलिए, मैं पवन जी थोड़ा साइड इफेक्ट्स की बात करूंगा इसके। ये तो एक सेहत के साथ में कोरोना का असर जुड़ा है, इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? और देखिए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या हमारे ऊपर किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा आती है तो दुष्परिणाम उसके होते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार ये रोग की जो निवृत्ति है ये तो
जल्दी 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही हमारा ये ग्रहण आएगा नव संवत्सर में, और उसके बाद में 21 मई तक भारत से तो ये खत्म हो जाएगा। और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारी अर्थव्यवस्था पे एक थोड़ी सी मार रहेगी, जो लगभग हमें 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से ऊपर भी हमें भोगनी पड़ सकती है। तो मेरा निवेदन ये है कि अभी की स्थिति में इसके जो साइड इफेक्ट है वो यही है कि शरीर केवलम खलु धर्म साधनम, अगर हम है, हमारा शरीर है तो सब कुछ है। तो अभी प्रेजेंट स्थिति में साइड इफेक्ट, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये इसका जो संक्रमण है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, इसमें कमजोरी का जो विषय है वो ये है कि हम एक समूह में रहते हैं। जितने भी जिस देश से ये आया और जिन जिन देशों में ये फैला, वहां पे डिस्टेंस है, वहां पे लोग व्यवहारिक कम होते हैं, लोगों से कम मिलते हैं। हम लोगों के नेचर में मिलना ज्यादा है, हमारे कल्चर में ये सारी स्थिति घुली मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये निवेदन करूंगा कि सरकार को 24 आवर या 74 आवर, ये 72 घंटों में जितने जल्दी, जितने सटीक निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि मति को अगर हमारा राहु, हमारी टेक्नोलॉजी को अगर शनि प्रभावित नहीं करेगा, हमारी टेक्नोलॉजी कंटिन्यू रहेगी। शनि हमारी टेक्नोलॉजी को प्रभावित करता है। अगर हम चलते रहेंगे, हमारी गति रहेगी, हमारा यातायात चलता रहेगा, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। हमें अपनी प्रज्ञा, बुद्धि से काम करना होगा। तो बुध से, हमारे बृहस्पति से, हमारे सूर्य से हमें कार्य लेने होंगे। तो हमें शीघ्र निर्णय लेने पड़ेंगे। हम जल्दी निर्णय लेंगे उतना अच्छा हम इसको कवर कर पाएंगे। जितना अधिक हम बंद करेंगे, जितना जल्दी बंद करेंगे, अगर हम 10 दिन बाद कोई निर्णय लें, महीने भर का कर्फ्यू लगाएं, नथिंग। हम जितना जल्दी 2 दिन का ही कर्फ्यू लगाएं, और कर्फ्यू लगाने के साथ में हमारे राष्ट्र के प्रति हम एक समर्पण भाव लेकर के आए, और हम एक ये सोचे कि हमारे राष्ट्र की सेवा के हित में हम ये काम कर रहे हैं। चाहे हम दाल रोटी खा लें, चाहे हम चटनी रोटी खा लें, और जल्दी से जल्दी हम अपने आप को पेशेंस में लेकर के अपनी हेल्थ की अवेयरनेस के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए ये सोचें कि हमें शांति से क्या करना है। हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है। हमें इसमें सोशल मीडिया पे, फेसबुक के जो अनर्गल मैसेज आ रहे हैं, इन पर हमें स्ट्रेंथ लेना होगा, क्योंकि अगर कोई अफवाह फैलती है तो वो गलत होगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप में अगर गलत मैसेज जाएंगे, अफवाह के मैसेज जाएंगे, वो गलत होगा। ऐसी स्थिति में हमारी गवर्नमेंट को सजगता के साथ जल्दी निर्णय लेने हैं। जितने शीघ्र निर्णय लिए जाएंगे, मैं तो चाहता हूं कि 2, 4, 5 दिन के लिए बिल्कुल लॉकडाउन कर देना चाहिए। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक दूसरे की हेल्प करें। एक अपील और करूंगा, जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, जो व्यक्ति गरीब है, जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जो प्रत्येक दिन कमा करके खाते हैं, हर भारतीय नागरिक, क्योंकि हमारा भारत सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् की भावना का है। हमें सबकी मदद करनी है, हमें सबकी हेल्प करनी है। कोई भूखा ना मरे, किसी के पास आटा भी ना हो, उसकी हेल्प करें, लेकिन पेशेंस रखें और जल्दी से जल्दी अपने आप को कर्फ्यू में मान लें। ये मान लें कि हम हमारे राष्ट्र के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे देश को एक उच्च लेवल पर ले जाकर के, क्योंकि जब हम कोरोना से जीतेंगे ना, तो हम विश्व से जीतेंगे। ये एक युद्ध है। हमें ये सोचना होगा कि हम अपने आप को पेशेंस के साथ में रहकर के घर पे रहें, हम कोई काम नहीं करें, 5 दिन अपना व्यापार नहीं करें, चलो कोई बात नहीं, हम कम खा लेंगे, लेकिन गम के साथ में इस काम को करेंगे। हमारी जीत होगी तो भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएगा कि इतना 135 करोड़ देशवासियों का भारत इस कोरोना से इतनी जल्दी जीत गया, और ये 2 स्टेज पर ही खत्म हो जाएगा। पवन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं। मालिनी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा एक बार, हिमानी जी, और मैं जानना चाहता हूं साइड इफेक्ट्स हैं आपके टैरो में इसके। जैसे इन्होंने कहा कि इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, निश्चित रूप से जब इकोनॉमी पे असर पड़ता है तो रोजगार के अवसर भी घट जाते हैं, दूसरी परिस्थितियां भी खड़ी होती हैं। एक आपदा है ये, और इसके असर किस तरह के असर देखे जा सकते हैं अर्थव्यवस्था पे? तो मुझे लगता है कि ये सवाल उठाना ही व्यर्थ होगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ रोक रहे हैं, रेलवेज रोक रहे हैं, लेकिन जो स्वाभाविक है, इसमें कोई दूसरा थॉट ही नहीं है हमारे पास में, लेकिन डेफिनेटली इकोनॉमिकली तो बहुत बड़ा डैमेज है ये हम सबके लिए। पवन जी, एक चीज मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि देखिए, जो रोज व्यापारी कमा रहा है ना, मेरे ख्याल में 70% से ज्यादा लोग EMIs भर रहे हैं। 5 तारीख को उनकी किस्तें बैंक ले लेगी, वो मैं और आप नहीं रोक पाएंगे। जो डेली कमा रहा है वो उसके लिए सबसे बड़ा संकट है। तो क्या सरकार इस बारे में सोच रही है कि एग्जैक्टली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक पिटीशन मैंने साइन की है इस चीज को लेकर कि अगर इतना नियंत्रण है तो प्लीज बैंकों को भी बोलो 1 या 2 महीने के लिए वो भी बैकडाउन पे चले जाए। एग्जैक्टली, वो मना नहीं कर रहा है, ये हम भी कह रहे हैं। ये बात है कि व्यापारी मना नहीं कर रहा। जिसने कोई अगर हाउस होल्डर है, अगर उसने लिया है तो आप 2 महीने के लिए, मार्च की किस्त को आप मई में शिफ्ट कर दीजिए, वो देगा, रेगुलर देगा। एग्जैक्टली, किराएदार
छोटी सी बात है, वो किराया भरेगा कहां से, जो किराए पे मकान में रह रहे हैं या जिन्होंने कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज किराए पे ले रहे हैं। सो सारी चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट है। हेल्थ वाली बात पे अगेन वही चीज होगी, भारत की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव मैं नहीं देख रही, हम नियंत्रण में रहेंगे। आर्थिक व्यवस्था नो डाउट बहुत कठिनाइयों से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक महामारी शब्द का प्रयोग बहुत चल रहा है, क्या हम मान सकते हैं कि ये दुनिया के सामने या भारत के सामने महामारी का रूप ले चुका है? महामारी एक जो शब्द है वो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। पेंडेमिक हम मानते हैं कि पेंडेमिक का ये मतलब है कि ऐसी बीमारी जो एक जगह से शुरू हुई मगर अब वो पूरे विश्व के हर कोने में जाकर अपना पैर पसार चुकी है। तो ये पेंडेमिक तो है, डेफिनेटली सब जगह चला गया है। पेंडेमिक्स जैसे पहले हुए हैं, अगर उनसे हम कोई सबक लेकर जो अब हम अपने एक्शंस ले रहे हैं, पिछले पेंडेमिक्स में यही जो बताया गया कि भाई यही डिस्टेंस वाली बात, हमने H1N1 पेंडेमिक पर भी अभी काबू पाया था। इबोला बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, पिछले सार्स का और ये जो है ये तो काफी अच्छे से कंट्रोल हुए थे। ये कैसे होगा देखें, अभी कहना मुश्किल है मगर कोशिश सब कर रहे हैं। और जब पूरा विश्व कोशिश करेगा मिलजुल कर तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें, हमें कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है अपने देश में। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है यदि ओवर रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमें अपने आप को तो हर खराब स्थिति के लिए तैयार रखना, इसके लिए हमें अपने अस्पतालों को, अपने स्वास्थ्य जो हमारी व्यवस्था है उसको थोड़ा सा मजबूत रखने की, और सरकार पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सारा प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए इस वक्त बहुत आवश्यक है। और एक जो थोड़ा सा स्वास्थ्य व्यवस्था पे अनावश्यक तो मैं नहीं कहूंगा मगर ऐसा भार जिसको अवॉइडेबल भार है, वो यदि हम अगले कुछ दिनों के लिए कम कर पाए, जैसे इलेक्टिव सर्जरीज, इलेक्टिव एडमिशंस, कोई बहुत आवश्यक नहीं हो तो अस्पताल नहीं जाना। बहुत बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, फील फ्री। आप बिल्कुल जो डॉक्टर आपको रोज देखता है, फेस टू फेस देखता है, उससे फोन पर बात करने में कभी भी अपने आप को वो न पाए, जरूर बात करें। और व्हाट्सएप तो आज की तारीख में बहुत अच्छा माध्यम है। वर्चुअलिटी बहुत अपने को पॉजिटिवली लेना है इसको। टेलीमेडिसिन इज द आंसर to this disease, telemedicine is the answer to our current problems। और अच्छा यही रहे कि आप अपने डॉक्टर से जो भी, मतलब जो हम क्रॉनिक डिजीज के लिए हर महीने जाया करते हैं, आप सलाह लेने की कोशिश फोन पर करें। अपने जानकार डॉक्टर, अपने बड़े, और सभी लोग आपकी इसमें मदद के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हो। जी मैं हिमानी जी के पास में एक बार जाना चाहूंगा। हिमानी जी, टैरो में भी कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसको लोग ये कहें कि वायु शुद्धि या परिस्थितियों से बाहर निकाला जा सकता है, या टैरो कार्ड सिर्फ अपने एक अलग एक पद्धति है? इसमें है कुछ मंत्र वगैरह जिससे कहा जा सके? टैरो है, ज्योतिष है या रमल शास्त्र, ये तो सारे जीपीएस सिस्टम है। ये एक रूट बताने वाली चीजें हैं। जो वैदिक मैथोलॉजी जिसको मैं और आप फॉलो करते हैं, वो एक अलग सिस्टम पे काम करता है। यानी कि ज्योतिष जैसी शाखाओं पे, टैरो जैसी शाखाओं को मैं कर्मकांड से अलग रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्वनि का, जैसे अभी हमने 2 मिनट पहले इस चीज को जिक्र किया था, मेरे और आपके शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। किसी भी एक तत्व की ऊपर नीचे हो जाने से जीवन में उससे संबंधित समस्याएं आने लग जाती हैं। अग्नि तत्व का महत्व इसलिए है क्योंकि वो ही हमारे शरीर की प्राणदायी ऊर्जा का संचार करता है। अभी यहाँ आने से पहले भी एक छोटी सी चर्चा में, हम लाइव चर्चा में शामिल थे, वहां पे मैंने एक चीज को बहुत स्ट्रांगली कहा और मैं आपके चैनल पे ध्यान दिलाना चाहूंगी लोगों का। प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य चिकित्सा का विशेष महत्व है। 30 to 40 सेकंड्स जब हम सूर्य की तरफ आंख बंद करके, सुबह वाला जो सूरज जो है, उससे हमारी बॉडी में सिर्फ विटामिन डी नहीं आ रहा, ये सूर्य त्राटक की जो विधि है वो मेरे और आपके इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव कर रही है, अग्नि तत्व को इंप्रूव कर रही है, यानी किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है। केवल ट्रेडिशनल पैटर्न है इसलिए हमें नहीं करना, नहीं। आप भीड़ में ना जाएं लेकिन अपनी छत पर जरूर जाएं। सुबह का जो 10 से 15 मिनट आप सूर्य के संपर्क में रहते हैं, सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहते हैं, वो आपकी बॉडी की नेगेटिव बैक्टीरिया, वायरसेस को ही नहीं खत्म कर रही है, आपके शरीर को पॉजिटिव एनर्जीज से भी भर रही है। इस चीज को ना भूलें कि हमने
पहले से वेदों में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आज हम सिर्फ मॉडिफाई होने यानी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत कुछ स्किप करते चले जा रहे हैं। जल तत्व की अपनी भूमिका है, जल तत्व का बैलेंस रहना आपको ऐसी किसी भी महामारी में डिप्रेशन से बचाएगा। वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल किया जाए, वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ढंग से समझें, उसका महत्व क्या है। इसी तरीके से मैं तो यही कहूंगी, मैं चाहूंगी तो 1 घंटा इस पर प्रवचन चल सकता है। हाँ, समय हो रहा है। जी जी तो चले, आप लोगों ने लेकिन इतना वक्त दिया और जन टीवी ने अपनी सामाजिक भागीदारी के नाते ये कहें कि हम समाज का एक हिस्सा है, कोशिश की जानी चाहिए कि इस जो स्थितियां बनी हुई हैं हम उससे कैसे निपट सकते हैं। सभी का यही कहना है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे टैरो हो या चिकित्सक हो, सब यही कहते हैं कि स्थिति है थोड़ी खराब, लेकिन हिम्मत रखिए, थोड़ी गंभीरता दिखाइए, सावधानी बरतिए, इसी से निश्चित रूप से हम निजात पालेंगे। बहुत लंबा समय ये बीमारी नहीं हिंदुस्तान में रुकेगी। आप ये मान के चले कि वो भयावह हालात हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं बने। अगर वास्तव में हम WHO की गाइडलाइन, हमारी गवर्नमेंट्स के एडवाइजरी, चिकित्सकों की सलाह को अगर हम मानेंगे तो निश्चित रूप से यह बीमारी ज्यादा नहीं, हमने जितना सम्मान दे दिया इस वायरस को उसी के साथ हम विदा भी कर देंगे इसको। थोड़ा सा आप संयम के साथ में सहयोग करिए, ये सबकी से हम अपील भी करना चाहेंगे। जनता कर्फ्यू भी अगर है तो वह भी सिर्फ आपके हित में है, आप इसे अनावश्यक को बर्डन ना समझे, क्योंकि इस चैन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जो संपर्क में एक दूसरे से आ रहे हैं वो तभी टूट पाएगी जब हम हमारे घरों में रहेंगे, अनावश्यक रूप से किसी भीड़ का हिस्सा ना बनेंगे। हम अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, चिकित्सकों के पास में सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी हम इससे फाइट कर रहे हैं और इसमें जीतना है। आप अगर उनके पास में छोटी छोटी चीजों के लिए लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका धर्म आपको देखेंगे, लेकिन आप उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले से ही ओवर बर्डन है इस बात को लेकर के कि हमें जंग जीतनी है, और अगर आप क्राउड बढ़ा करके उस बर्डन को बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करिए कि इस जंग में हम सब लोग खड़े रहें और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। एक बार फिर शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों का अंबार, मनोरंजन का संसार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।